हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड में स्टार्ट में हम देखते हैं कि सर्टेन डिटेक्टिव से कहती है कि आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि आपकी गेटर ने वो स्केच वाली डिंगी पहनी हुई थी। तो डिटेक्टिव हाँ में जवाब देते हैं। तो सर्टेन किसी को कॉल मिलाती है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम किसे कॉल करी हो, मेरी बात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन सर्टेन डिटेक्टिव को कोई बात नहीं सुनती है, उसे कॉल करती है और कहती है कि मुझे दूसरा व्यक्ति मिल गया है और मैं भी ऑफिस में आ रही हूँ। डिटेक्टिव कहता है कि विक्टिम तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो सर्टेन कहती है कि अगर आपको मैं बताऊंगी तो क्या आप उस पर यकीन कर सकोगे। फिर सर्टेन डिटेक्टिव को लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है। सर्टेन अंदर आती है और कहती है कि मैं आ गई हूँ। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट यू को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर, और सार्जेंट यू से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम पुलिस में नहीं। वहाँ पर एक और ऑफिसर आता है, वो कहते हैं कि मैं मुंजी यूं हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं होगा जो आपको नहीं जानता सर। फिर वो डिटेक्टिव से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ, ये लेफ्टिनेंट यू है, इन्होंने 3 साल पुलिस हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और 3 साल ही जीती हैं। तो वो कहती है कि नहीं 3 साल नहीं 4 साल। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। फिर सर मून कहते हैं कि तुम सार्जेंट यू से तो मिल ही चुकी हो। तो सार्जेंट यू कहती है कि नहीं, मैं खुद फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ और अपना पूरा नाम बताती है कि मैं हूँ सार्जेंट यू शी। डिटेक्टिव कहता है कि ये जगह कौन सी है। तो सर मून बताते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, हम लोग अभी तक ऑफिशियल नहीं हुए हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि आप लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो आप लोग क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर मून कहता है कि हमारा काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बस हम क्राइम को होने से पहले रोकते हैं और यही हमारी स्पेशलिटी है। सार्जेंट लेफ्टिनेंट को अपनी स्केच बुक देती है। तो डिटेक्टिव सर मून से कहता है कि आप इन नोट्स के ऊपर बनी हुई ड्राइंग के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। सार्जेंट यू कहती है कि मैं बताती हूँ, ये जितने भी स्केचेस है ये क्राइम होने से पहले बनाए गए हैं, वो भी तकरीबन 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पहले, और हम इन ड्राइंग्स को स्केचेस कहते हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, क्या तुम मुझे एक बार फिर से समझाओगे, लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। सार्जेंट यू कहती है कि मैंने कहा है कि ये सारे के सारे स्केचेस क्राइम होने से पहले बनाए गए हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि कहीं आप लोग मिलकर मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। तो सर मून कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि इस बात को मानना जरा मुश्किल है। डिटेक्टिव कहता है कि आपका कहने का मतलब है कि जितने भी स्केचेस हैं ये सारे के सारे पहले बनाए गए हैं और आपके कहने के मुताबिक फ्यूचर में ऐसा ही होगा। तो सार्जेंट यू कहती है कि हाँ। डिटेक्टिव कहता है कि इनको बनाने वाली आर्टिस्ट तुम हो। सार्जेंट यू कहती है कि बिल्कुल। और ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है ना, आप और सुनेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। डिटेक्टिव को ताली बजाते हैं और सर मून से कहते हैं कि सर आप तो इतने सीनियर हैं, आपने इन बच्चों की मनगढ़ंत बातों पे कैसे यकीन कर लिया। सार्जेंट यू कहती है कि शुरू शुरू में तुमने भी तो मेरे स्केचेस पे यकीन किया था, इसलिए तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की। जिसने मेरे स्केचेस पे वो रिंग पहनी हुई थी तुम्हारे मंगेतर, तो हो सकता है कि वो किसी तरह के खतरे में हो। क्यों डिटेक्टिव को। और सर मून के लिए कहती है कि ये हमारे लिए हमारे साथ काम करते रहेंगे, फिर चाहे आप उस पर यकीन करें या ना करें। फिर वो सभी पेरिस्कोप को खोलते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये 2 लाइनें जो है हमें प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताती है, लेकिन वो कारीगरी दिखने वाली चीज पता नहीं क्या है। सर मून कहते हैं कि ये सारे के सारे ड्राइंग्स रैंडम इमेजेस होते हैं जो कि हमें फ्यूचर के बारे में बताती हैं। कि सारे के सारे स्केचेस सर्जेंट यू ने क्राइम होने से 3 दिन पहले बनाए हैं। अगर आज सुबह 6:50 पे कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आज शाम 6:50 पे कुछ ना कुछ जरूर होगा और हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। अगर मैं मान भी लूं कि तुमने अभी जो भी कहा है वो सब कुछ सच है, तो इसमें मैं क्या करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूटर मिन के साथ रहूंगा। और जाते हुए कहते हैं कि वो जो काली काली चीज है उसको एंकल ब्रेसलेट कहते हैं। सर मून सर्जेंट यू से कहते हैं क्या तुम उसे ऐसे जाने दोगे, क्या तुम उसे रोकोगे नहीं। तो सर्जेंट यू कहती है कि उसे वापस आना ही होगा, उसके पास और कोई भी चारा नहीं है, आखिरकार मेरे स्केचेस का यही तो नियम है। फिर डिटेक्टिव को दिखाते हैं कि वो वहां से चले जाते हैं। लेफ्टिनेंट यू कहती है इलेक्ट्रॉनिक एंकल ब्रेसलेट, यानी कि वो एक सेक्स क्रिमिनल है। सर मून कहते हैं कि अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक एंकल ब्रेसलेट को निकाल पाए तो क्या पता है इसका खतरा थोड़ा कम हो जाए। 100 में से 2 लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे क्राइम को दोबारा करते हैं, और तो और वो टूटी हुई घड़ी भी बहुत ही अलग है। सर्जेंट यू कहती है कि ऐसी घड़ी एक बैंक की तरफ से दी गई थी और लगभग 500 घड़ियां दी गई थी, तो ये कहना मुश्किल है कि वो घड़ी किसके हाथ होगी। फिर सर्जेंट यू लेफ्टिनेंट को स्केच पर जूम करने के लिए कहती है। वो लोग उस आदमी के बैच पर जूम करते हैं, वो उसको निकालते हैं और एक कंपनी के बारे में उनको पता चल जाता है। तो सर्जेंट यू कहती है कि हो सकता है वो वहाँ किसी कंपनी में काम करती हो। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है वहाँ पर हर रेस्टोरेंट को जाकर चेक करें, ये तो मिस्टर किंग को पूरे सियोल में ढूंढने जैसा है। सर्जेंट यू कहती है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर चाहे मिस्टर किम को हमें सियोल में ढूंढना पड़े या मिस्टर वैन को बीजिंग में, काम तो हमें शुरू करना ही पड़ेगा। फिर हमें डिटेक्टिव को प्रोसिक्यूटर मिन के साथ दिखाते हैं। डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर मिन को देख रहे होते हैं तो वो कहती है कि क्या हुआ। तो डिटेक्टिव कहता है कि सोच रहा हूँ कि तुम प्रोसिक्यूटर होकर अपने खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, तुम रास्ते की उलटपटांग चीजें क्यों खाती हो। प्रोसिक्यूटर कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे पास कितने ज्यादा केस पेंडिंग है और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। तो डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर मिन के चेहरे पर जो खाना लगा होता है उसको उठाते हैं और खा लेते हैं। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि इसको मैंने खुद ही बाद में खाने के लिए छोड़ा था। डिटेक्टिव कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ये लो वापस ले लो तुम। तो प्रोसिक्यूटर मिन डिटेक्टिव को किस तरह लेती है। तो डिटेक्टिव कहता है कि देखो तो इस लड़के को इसको जरा भी शर्म नहीं आती, आसपास लोगों का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है हम पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि जो मेरा है उसी को ही तू किस कर रही हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है और चलो बताओ क्या हुआ है। तो डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास किसी ऐसी शख्स पे केस है जिसके पास सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगा हो। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहते हैं कि फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई भी केस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले मेरे पास 2 ऐसे केस थे और वो दोनों के दोनों भी जेल में हैं। क्यों क्या हुआ। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं बस वैसे ही, और तुम्हें काफी दिन से छुट्टी नहीं ली है ना, चलो 2 दिन के लिए तुम छुट्टी ले लो, हम साथ में कहीं घूमने चलते हैं। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है। तो डिटेक्टिव कहते हैं इसमें अचानक की क्या बात है, हर प्रोसिक्यूटर को छुट्टी मिलती है तो इसका फायदा उठाने में क्या मसला है। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कितने केसेस पेंडिंग है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ पता है। तो वो कहती है कि कितने हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ होंगे बहुत सारे और बस 2 दिन की तो बात है, फिर क्या
हो जाएगा। तो प्रोसिक्यूटर मीन कहती है कि आप बस भी करो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करती जिसकी कोई सेंस ना बने। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जब से हमारी शादी हुई है हम उसके बाद कहीं भी घूमने के लिए नहीं गए हैं। तो प्रोसिक्यूटर मीन कहती है कि शादी के बाद किसने कहा? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि इसके बदले में मैं ऑफिस वाला काम कर लूंगा। तो प्रोसिक्यूटर मीन कहती है कि क्या सच में? तो वो कहते हैं कि हाँ, क्या आज तक तुमसे मैंने कोई झूठ बोला है? तो प्रोसिक्यूटर मीन शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में सच कह रहे हो? डिटेक्टिव कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अब तुम प्लीज मान जाओ। फिर प्रोसिक्यूटर मीन डिटेक्टिव को हक कर लेती है। उसके बाद हमें स्केच वाली लड़की को दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है। फिर वो लड़की रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। इतने में ही उसको उसकी एक दोस्त मिल जाती है जो उससे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बदल गई हो, चलो हम अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और एक पार्टी करते हैं। एक शख्स वहाँ पर उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती हैं तब भी उनके बहुत सारे पिक्चर्स बनाता है। हमें लेफ्टिनेंट यू और सार्जेंट यू को दिखाते हैं जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से जाकर पूछती हैं क्या उन्होंने स्केच में दिखने वाला रेस्टोरेंट कहीं देखा है। फिर हमें स्केच वाली लड़की को दिखाते हैं जो अपने घर में जा रही होती है। उसको लग रहा होता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। फिर वो डरते हुए भागते अपने घर चली जाती है। फिर जब अपनी चीजें फ्रिज में रख रही होती है पीछे से कोई आदमी आता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। तो वो कहता है कि क्या हो गया है, ये मैं हूँ, तुम इतना डर क्यों गई? तो वो कहती है कि तुम तो लेट आने वाले थे ना, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो कहता है कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं आके अपनी पैकिंग कर लूँ। फिर वो उससे कहती है क्या तुमने कुछ खाया है? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। फिर उसका हस्बैंड लैपटॉप में काम करने के लिए बैठ जाता है। फिर हमें प्रोसिक्यूटर मीन को दिखाते हैं जो कि ऑमलेट बना रही होती है। इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं, कहते हैं कि खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। प्रोसिक्यूटर मीन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लग रही होगी, लेकिन ये बस बनने ही वाला है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। फिर वहाँ से कचरा उठाती है और डिटेक्टिव को देती है और कहती है कि तुम्हें बाहर बैंक के आना होगा। डिटेक्टिव कहते हैं क्या तुमने सारा कचरा मेरे लिए ही संभाल के रखा होता है? तो प्रोसिक्यूटर मीन कहती है कि तुम्हारे यहाँ रहते हुए मुझे ये सब काम करने की क्या जरूरत है? डिटेक्टिव की नजर उस रिंग पे पड़ती है। तो डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर मीन को कहते हैं कि आखिर तुम ये रिंग उतार क्यों नहीं देती? प्रोसिक्यूटर मीन कहती है कि ऐसा क्यों, मैं ये रिंग क्यों उतारूं? डिटेक्टिव कहते हैं कि ये अजीब लगता है, तुमने अकेली ने ये रिंग पहनी होती है, अगले हफ्ते मेरी भी रिंग आ जाएगी, फिर हम दोनों एक साथ पहनेंगे। तो प्रोसिक्यूटर मीन कहती है कि मिस्टर डिटेक्टिव आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर तुम मेरी जगह होती क्या तुम्हें अच्छा लगता है? ये कपल रिंग है, हम दोनों एक साथ पहनेंगे, ये यादगार होनी चाहिए, तो तुम प्लीज इसे उतार दो। प्रोसिक्यूटर मीन रिंग को उतारती है, कहती है कि ये लो उतार दो। तो वो कहता है कि थैंक यू सो मच वाइफली। फिर डिटेक्टिव जाकर सारा कचरा फेंक दिया जाता है। हमें सार्जेंट ड्यू को दिखाते हैं जो अभी तक रेस्टोरेंट ही ढूंढ रही होती है। इतने में ही उसे डिटेक्टिव की कॉल आती है। सार्जेंट ड्यू कॉल पे करते हुए कहती है कि कौन बोल रहा है? डिटेक्टिव कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। सार्जेंट ड्यू कहती है कि मैं कौन? तो वो कहते हैं कि हमारी अभी इतनी भी दोस्ती नहीं हुई है कि मैं तुमसे मस्तियां करूं। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि आप ये बात नहीं समझ रहे हैं, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको बताना तो चाहिए ना कि आप कौन है। सिर्फ मैं बोलूंगा तो कैसे पता चलेगा कि डिटेक्टिव कौन? मेरा कोई पुराना आशिक भी तो हो सकता है। डिटेक्टिव कहते हैं कि क्या केस में कोई रिपोर्ट आई? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने भी सलमून से कुछ देर पहले ही बात की है, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो डिटेक्टिव कोई भी जवाब नहीं देते। सार्जेंट ड्यू कहती है कि आपको मेरी आवाज आ रही है? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम घटना होने से 3 दिन पहले देखती हो। सार्जेंट ड्यू कहती है कि मुझे लगा था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हारा स्केच गलत भी तो हो सकता है। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। डिटेक्टिव कहते हैं कि एक बार नहीं। सार्जेंट ड्यू कहती है कि हाँ एक बार नहीं। डिटेक्टिव कहते हैं कि इस बार तुम्हारा स्केच जो है वो गलत ही साबित होगा। प्रोसिक्यूटर मीन कभी भी नहीं मरेगी। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ, इसलिए तो मैं दिन रात भाग दौड़ कर रही हूँ। अगर कोई मदद कर देता तो अच्छा होता, लेकिन अभी बस इतना ही बोलती है कि डिटेक्टिव कॉल बंद कर देते हैं। सार्जेंट ड्यू कहती है कि मुझे लगा था कि ये मदद करेगा, लेकिन इसने तो कॉल ही बंद कर दी है। लेफ्टिनेंट यू पीछे से आती है और कहती है कि मुझे वो रेस्टोरेंट मिल गया है। फिर वो दोनों भागते हुए रेस्टोरेंट जाती हैं। सार्जेंट ड्यू स्केच से रेस्टोरेंट को मैच करते हुए वो मैच हो जाता है। तो वो कहती है कि हाँ यही है, और फिर वो दोनों खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो रेस्टोरेंट के स्टाफ को स्केच सिखाते हुए उस लड़की के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये आज शाम को यहाँ पर आई थी और उसका नाम कोई ली शियंग ऐसा ही शायद कुछ था। सार्जेंट ड्यू कहती है कि क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ पर काम करती है? तो वो कहती है कि नहीं। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि आप उसका नाम जानती है लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे काम करती है? तो वो कहती है कि कस्टमर रिव्यू की वजह से मैं उसका नाम जानती हूँ। फिर वो लोग उस कार्ड के नाम की मदद से किसी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर में लड़कियों की तस्वीरों को देख रहा होता है। फिर हमें उस आदमी के मुंह पे एक एंकल ब्रेसलेट को दिखाते हैं जो कि उसी स्केच में था। फिर उस आदमी के पास वो लड़का आ जाता है जो कि उस रेस्टोरेंट वाली लड़की की पिक्चर बना रहा होता है। आता है और पूछता है कि आपका कान कैसा है? वो कहता है कि मेरा कान अब ठीक है। लड़का कहता है कि पिछली बार वो औरत कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही थी ना। तो आदमी जवाब देता है कि इसमें क्या है, ऐसे करने में कुछ ज्यादा ही मजा है। फिर वो लड़का कहता है कि मैंने एक नई लड़की ढूंढी है और उस आदमी को पिक्चर दिखाता है और कहता है कि इस लड़की के पीछे मैं पूरे 2 दिन तक घुमा हूँ और ये ऐसी किसी भी जगह पर नहीं रहती कि जहाँ पर हम नहीं जा सकते। तो फिर अब आप मुझे बताइए कि मैं ये काम कब करना है? तो वो आदमी कहता है कि कल कैसा रहेगा? तो फिर कल शाम 6:30 बजे उसके घर के सामने मिलो मुझे तुम। फिर हमें रात में उस लड़की को दिखाते हैं, वो जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा रोती है। हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो बेल बजने पे डोर ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सार्जेंट यू होती है। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतने में प्रोसिक्यूटर मीन पीछे से आ जाती है और कहती है कि कौन आया है? तो सार्जेंट यू कहती है कि हेलो मैम, मेरा नाम सार्जेंट यू है। तो डिटेक्टिव कहता है कि ये मेरी कोलीग है, एक केस में हमने एक साथ में काम किया था। सार्जेंट यू कहती है क्या प्रोसिक्यूटर मीन जीसू है ना, आपके बारे में मैंने काफी सुना है। तो वो कहती है कि क्या सुना है तुमने मेरे बारे में? तो सार्जेंट यू कहती है कि ये क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और डिटेक्टिव से कहती है कि तुमने और क्या बताया था मुझे? तो डिटेक्टिव कहता है कि फालतू बकवास बंद करो और बताओ यहाँ पर क्यों आई हो? तो सार्जेंट यू कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट चाहिए, क्या आप इतना वक्त निकाल सकते हैं? तो सार्जेंट यू कहती है कि स्केच में जो विक्टिम है मैंने उसकी पहचान कर ली है। डिटेक्टिव कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं जीसू के साथ रहूंगा। तो सार्जेंट यू कहती है कि मैं उसके बारे में आपको कुछ भी कहने के लिए नहीं आई हूँ। तो डिटेक्टिव कहता है कि फिर सार्जेंट यू कहती है कि आपको स्केचेस के बारे में बहुत सारी जरूरी बातें बतानी है। डिटेक्टिव कहते हैं कि सारी की सारी बातें
तुम अपने तक ही रखो क्योंकि मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इन सब बातों को जानने में। सर्जन यूँ कहती है कि मेरे ख्याल से आपको इन सब बातों के बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि इसका लेना देना प्रोसिक्यूटर इन चीजों की जिंदगी से है। फिर स्केच निकालती है और दिखाते हुए कहती है कि आप इसका मतलब समझते हैं, रिट्रीब्यूट ऑफ जस्टिस, यानी कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं लेकिन इसका परिणाम इतना आसान नहीं होता। तो रिलेटिव कहते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो सर्जन यूँ कहती है कि आप स्केच को गौर से देखिए, मुझे लगता है कि जिसने प्रोसिक्यूटर मिन को पकड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि जिस यहाँ पर मरने वाली है इसका मतलब है कि मैं वहाँ पर जरूर हूँ। तो साजन क्यों कहती है कि जो होने वाला होता है वो मुझे स्केच में दिखता है लेकिन कैसे होने वाला है ये मैं नहीं जानती। डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर तुम क्या कहना चाहती हो। साजन क्यों कहती है कि अगर हमें फ्यूचर को बदलना है तो हमें उसके नतीजे को बदलना होगा, और अगर हमने उसके नतीजे को बदलना है तो हमें उसके होने वाली वजह को यानी कि कारण को बदलना होगा। अगर प्रोसिक्यूटर मिन के मरते हुए आप उसके पास हैं और हमें इसके नतीजे को बदलना है तो डिटेक्टिव कहते हैं कि इसका मतलब है कि मुझे प्रोसिक्यूटर मिन से दूर रहना होगा। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन स्केच में दिखाए गए फ्यूचर को बदलने की गारंटी मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे स्केचेस आज तक कभी भी गलत नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए और अब आपको बताना चाहिए कि आपको क्या करना है। डिटेक्टिव कॉम डिटेक्टिव घर में बैठे होते हैं, इतने में इनके पास प्रोसिक्यूटर मिन आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो क्यों ना कुछ खाने के लिए बाहर से मंगवाएं। तुम्हारे मनपसंद टूडल्स कैसे रहेंगे। एक्चुअली टूडल्स नहीं तो हम पिज्जा मंगवाते हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद से यहीं पर कट होता है। प्रोसिक्यूटर मिन कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर ही रहना है, मुझे घर के बाहर भी नहीं जाना है, और ऐसा क्यों करना है मुझे ये भी तुम मुझे नहीं बताओगे, ठीक है ना मैंने। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है ठीक है, लेकिन मुझे दो बातें जाननी है। पहली बात ये कि तुम शादी के बाद ऑफिस में काम करोगे, और दूसरी बात ये कि तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, इन सब के बारे में तुम मुझे बाद में बताओगे। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि ठीक है, तुम्हें देर हो रही है, तुम जा सकते हो। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अभी एक और बात है। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि वो क्या है। तो डिटेक्टिव चिंता और एक कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ रहेगा। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि ये मेरी निगरानी करेगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी है। डिटेक्टिव चिंता से कहते हैं कि आज से तुम डिटेक्टिव हो, इनका अच्छे से ख्याल रखना। वहां से जाने लगते हैं। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि डिटेक्टिव कॉन्गटम सू रुकिए जरा। वो रुकते हैं तो कहती हैं कि अपना ख्याल रखना, फिर वो वहां से चले जाते हैं। प्रोसिक्यूटर मिन चिंता से पूछती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि डिटेक्टिव ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।